तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड राजनीति से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं गणेश गोदियाल। प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, गणेश गोदियाल को अध्यक्ष बनाया गया है, प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस ने यहां पर कि उनकी पार्टी का चेहरा हरीश रावत होंगे। हरीश रावत को चुनाव कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, आर्येंद्र शर्मा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और थराली से पूर्व विधायक जीत राम बनाए गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष। तो कांग्रेस में बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है और चुनावों को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी किस चेहरे पर वोट मांगेगी और कौन चेहरा होगा चुनाव में। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां पर कांग्रेस का चेहरा होंगे और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपका, धन्यवाद प्रीति जी। उत्तराखंड में चुनावों से पहले ये बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर पार्टी ने तय कर दी हैं नेताओं की और एक ये बहुत अहम चीज थी जो कि पार्टी ने स्पष्ट कर दी है कि पार्टी का चेहरा हरीश रावत होंगे। जी जी, निश्चित रूप से कई कमेटियां बन गई हैं और चुनाव अभियान समिति की कमान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और उत्तराखंड के आम जनमानस में जिनकी एक अलग छवि है आदरणीय हरीश रावत जी को दी है और निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हरीश रावत जी का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास भी रहा है और तमाम संगठनों से जुड़े भी रहे हैं, उत्तराखंड की धरती से जुड़े रहे हैं और जमीन के हाथ भी हैं। उसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा और नई भूमिकाओं में सारे लोग आए हैं। नए प्रतिपक्ष के नेता भी नए बने हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी भी नए हैं, तमाम नई कमेटियां बनी हैं। तो कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और अब हरीश रावत जी के नेतृत्व में और पूरे चुनाव अभियान समिति की जो चुनाव की तैयारी है वो सारी तैयारियां की जाएंगी और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी करेगी। जी, और यहाँ पर एक सवाल ये भी है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के चुनावी रण में उतर चुकी है, तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी को चुनौती मानते हैं? बीजेपी तो एक पार्टी है ही जिसके साथ मुकाबला रहेगा, आम आदमी पार्टी को आपकी पार्टी कहाँ देखती है? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर पार्टी को, हर दल को, हर संगठन को चुनाव लड़ने का अधिकार है और अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार है और हर व्यक्ति के पास अपने अपने मुद्दे होते हैं, चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। कांग्रेस ने हर हमेशा विकास की राजनीति की है और हमारा मुख्य नारा होगा विकास को लेकर हम लोग जाएंगे और विशेषकर हरीश रावत जी की सरकार के समय में हरीश रावत जी के नेतृत्व में जो फैसले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको फैसलों को ठंडे बस्ते में डाला है। जो योजनाएं हरीश रावत विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के लिए, पर्वतीय क्षेत्र की कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए, उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए, उत्तराखंड की पहचान को विश्व में बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे, उन कार्यक्रमों को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और कोई भी पार्टी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र है, हर एक को अपना अपना अधिकार है, वो अपने मुद्दों लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हमको ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से चाहे इस प्रदेश का नौजवान हो, इस प्रदेश का छात्र हो, इस प्रदेश का किसान हो, इस प्रदेश की मातृशक्ति हो, सबका आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा और हरीश रावत जी को। ठीक है, शुक्रिया मथुरा दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। हरीश रावत के चेहरे के पीछे पार्टी यहाँ पर इस बार का विधानसभा चुनाव जो है लड़ेगी। थराली से पूर्व विधायक जीत राम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, राजनीति से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बनाए गए हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं, तो वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिला अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। कुमाऊं का 2 दिवसीय दौरा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर में उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। तो कुमाऊं के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और थोड़ी ही देर में उधम सिंह नगर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और अपने दौरे के दौरान कई सारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। कई योजनाओं की सौगात कुमाऊं के लोगों को देंगे। तो 2 दिवसीय कुमाऊं का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें समझने वाली है कि विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में अगले साल होने वाले हैं। तो ऐसे में हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं प्रदेश के, वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं ताकि वहाँ की जनता को वो पहचान सके, वहाँ के जो मुद्दे हैं उनको वो जान सके और उन्हीं के आधार पर चुनाव में वो आगे जाएंगे। एक युवा चेहरा है और खासतौर पर युवाओं से वो जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उनका 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा रहने वाला है और इस दौरान वो कई योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास करके वहां के लोगों को सौगात देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, कुमाऊं के 2 दिवसीय दौरे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय कुमाऊं दौरा है और इस कुमाऊं दौरे में मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा भी जाएंगे और साथ ही जो उससे सटी हुई विधानसभा है, किच्छा है, नानकमत्ता है, रुद्रपुर है, इन 3 और विधानसभाओं का दौरा करेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही जो वहां की विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। साथ ही उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी वहां पर करेंगे। साथ ही आपको बता दूं प्रीति कि वहां पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। वहां पर रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत होगा और जनता का आभार व्यक्त भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर करेंगे। प्रीति, तो क्या खटीमा को भी आज कुछ खास सौगात मिलने वाली है मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे? तो देखिए प्रीति, जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें जो कार्य होंगे, जो उनके विधानसभा विधायक के दौरान जो कार्य हैं उनका शिलान्यास वगैरह होगा और जो समीक्षा बैठक होगी कि कितने विकास कार्य हो चुके हैं, कितने अभी होने बाकी हैं, उनकी समीक्षा बैठक होगी। अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि भाई जल्द से जल्द इन कार्यों को पूर्ण किया जाए, क्योंकि 2022 को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर धामी का पहला दौरा जो है कुमाऊं का है। प्रीति जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुमाऊं के 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर में जो है रवाना होंगे उधम सिंह नगर के लिए और इस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा भी जाएंगे जहां से वो विधायक हैं और उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां वहां पर की गई हैं। जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लस्कर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बड़ी अपडेट आपको दे दें, लस्कर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे प्रशासन ने 28 जुलाई तक 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 15 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। करीब 45 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। शाहजहांपुर रेलवे यार्ड में रिमॉडलिंग के कारण ये बड़ा बदलाव हुआ है, ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, यहाँ पर 16 ट्रेनें रद्द हो गई हैं 18 जुलाई तक रिमॉडलिंग के काम को लेकर, लेकिन इस दौरान कितना
इससे कह सकते हैं कि जो यात्री हैं वो प्रभावित हो रहे हैं? क्या कोई और विकल्प उनके लिए यहाँ पर दिया गया है उनको? कि जिस तरह से आज रेलवे ने जो है अपना नया फरमान जारी किया है, जी। जिसमें जो है 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और 15 जो ट्रेनें हैं जो लक्सर रूट से होकर चलती है, जी। उन ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी खासा परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। अगर मैं आपको बात बताऊं प्रीति, तो रेलवे ने लखनऊ के जो शाहजहांपुर है, जी। पीलीभीत का एक नया ट्रेन रूट बनाया था। इस प्रोजेक्ट के तहत शाहजहांपुर रेलवे यार्ड की रिमॉडलिंग का काम जो आज से शुरू होने वाला है, अगले करीब 7 दिनों तक ये ट्रेनें इस रूट से प्रभावित रहेगी। लक्सर जंक्शन एक बड़ा रेलवे स्टेशन के रूप में माना जाता है, लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए तो यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रेन है सहारनपुर रुद्रप्रयाग, वह भी सब निरस्त रहेगी। सहारनपुर से एक्सप्रेस और बनारस देहरादून और बनारस एक्सप्रेस सहित चंडीगढ़ लखनऊ, ये सभी ट्रेनें जो है इस रूट से जो है प्रभावित रहेगी। आने वाले जो समय है, जो 7 दिनों का समय, यात्रियों के लिए खासा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी प्रीति। बिल्कुल, उनके लिए अगले 7 दिन रेल सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो 28 जुलाई तक जो है 16 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 15 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर रेलवे यार्ड में रिमॉडलिंग के कारण ये बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 25-26 जुलाई को कई जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर ये बड़ी अपडेट दी जा रही है। 30 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, जबकि 25-26 जुलाई को कई जगहों पर और तेज बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या अपडेट मिल पा रही है मौसम को लेकर? देखिए आपको बता दूं कि मौसम विभाग उत्तराखंड में जो है मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया हुआ है। फिलहाल आज मौसम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है उत्तराखंड से, लेकिन जो मौसम विभाग के निदेशक हैं, मौसम विभाग के निदेशक के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें कल कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन मौसम विभाग ने 25 से 30 तारीख के बीच में जो अलर्ट दिया है, कहीं पहाड़ों में कई जिलों में जो है भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो 30 तारीख तक मौसम खराब रहेगा, भारी बारिश होती रहेगी, लेकिन इस बीच 25 और 26 को कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से बरसाती आफत लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पहाड़ी जिलों में बारिश के चलते चट्टानों का दरकना जारी है। जगह जगह से भूस्खलन के कारण हो रहे हादसों की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला पिथौरागढ़ से है। तेज बारिश की वजह से जाजर देवल स्थित ITBP कैंप के पास पहाड़ी दरकने से मलबा गिरा है और अचानक मलबा आने से उसमें बुलेरो गाड़ी दब गई। बता दें कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में लोगों से ये बार बार अपील की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है कि वो ऐसे जगहों पर ना जाए जहां पर पहाड़ दरक सकते हैं, नदी नालों से दूर रहें। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पूरी जानकारी चाहेंगे, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और कितने ज्यादा लोग परेशान है लगातार हो रही बारिश की वजह से? कहां पर भूस्खलन की वजह से सड़कें बाधित हो गई हैं? जी प्रीति जी, पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश की वजह से कई सड़कें बाधित हैं। लगभग 20 से 30 सड़कें जो पिथौरागढ़ से और जगह को जोड़ती हैं, वो सारी सड़कें बाधित हैं। और एक ऊपर पहाड़ी धंसने से तो एक बुलेरो के ऊपर पूरा मलबा आ गया, लेकिन वहाँ कोई जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन बुलेरो को बड़ी मशक्कत के बाद JCB लगाने के बाद प्रशासन के द्वारा निकाला गया। जी, और ऐसे में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर जो मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है उसके तहत तैयारी नहीं की जा रही है? क्या इन रास्तों को पहले ही नहीं एहतियात के तौर पर बंद किया जा रहा कि यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है? जी प्रीति जी,
ये जो रास्ते हैं, जैसे आपका घाट और पिथौरागढ़ रास्ता है, ये मेन रास्ता है जहाँ से सबसे ज्यादा आवाजाही होती है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बारिश को देखते हुए पहले से ही जेसीबी और पोकलेन लगाए गए थे कि अगर कोई पहाड़ी दरख्ती भी है तो उसको खोलने के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन यहाँ पर ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, जिसकी वजह से काफी कटान हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर से जो मलबा है वो बार बार नीचे आ जाता है। छोटी हल्की बारिश में भी यहाँ रोड ब्लॉक होने की संभावना होती है। जी शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सड़क पर पहाड़ गिर गया, जिसके चलते एक बोलेरो गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। हालांकि किसी की मौत इस हादसे में या कोई घायल नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे उत्तराखंड की और खबरों के साथ। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हुए कोरोना जांच घोटाले में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम आशीष वशिष्ठ है और हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आशीष ने कोरोना जांच का फर्जी डेटा तैयार किया था। एसएसपी ने बताया कि आरोपी आशीष ने 2 लैब के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी और ये भी खुलासा किया है कि आशीष के दिए हुए डेटा के अनुसार लैब ने मेला प्रशासन को 4 करोड़ रुपए के बिल सबमिट किए थे और इसकी एवज में 15 लाख का भुगतान भी हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे मामले की जांच जारी है। कोविड में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो फर्जीवाड़ा का संबंध में हमारा नहर कोतवाली में जो मुकदमा कायम हुआ था, उसका इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी द्वारा किया जा रहा है। उसमें जो है हमने धारा 467 आईपीसी को भी बढ़ोतरी किया है और इसमें आज एक अभियुक्त जो आशीष वशिष्ठ है उनको हमने गिरफ्तार किया है। इनका भूमिका जो है ये मैक्स नालवा लैब्स इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर टाइप का बनकर जो है इन्होंने सारे काम इन दोनों को ओर से जो है हरिद्वार में रहते हुए इसका सैंपल कलेक्शन का डेटा कुकअप करना, उसका एंट्री करना और सारे काम इनके द्वारा किया गया है। तो उस आरोप में जो है इनको गिरफ्तार करके हमने जेल भेजा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार पाल हरिद्वार से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, पूरा मामला जानना चाहेंगे और अब यहाँ पर जो बड़े खुलासे पुलिस की तरफ से किए गए हैं उसकी भी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कि कुंभ मेले के दौरान ये फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला था जो सामने आया था। उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने और हरिद्वार के स्वास्थ्य प्रशासन ने एसआईटी की टीम बनाई थी, जिसके तहत जांच जारी थी। लगभग 1 लाख के से भी ज्यादा कोरोना के फर्जी टेस्ट यहाँ पर कुंभ मेले के दौरान किए गए थे। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया था, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया था कि किसी को भी पकड़ा नहीं जाएगा। उसी के तहत यहाँ पर एक टीम बनाई गई थी। टीम ने अपनी जांच को आगे करते हुए एक गिरफ्तारी इसके अंदर कल की है और आने वाले समय में देखने को ये भी मिलेगा कि इसमें कई और गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी है। जी प्रीति।
क्या इसमें किसी और का नाम सामने आया है? क्या इसमें जो आरोपी था उसके साथ और भी लोग संलिप्त थे या वो अकेले ही इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहा था? जी प्रीति, बिल्कुल, ये जो आशीष वशिष्ठ नाम का व्यक्ति है, ये गिरफ्तार हुआ है और पूरे मामले की इसी ने ये बिचौलिए का काम किया था, जिसने दूसरी लैबों को काम दिलवाया था और ये एक ऑपरेटर भी है। और आपको बता दें कि जिसमें कोरोना फर्जी टेस्टिंग जो कुंभ मेले के दौरान हुई है, उसमें 3 से 4 लैब है, जो एक लैब तो बिल्कुल ही फर्जी पाई गई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। वहीं आपको बता दें कि ये जो 2 लैब और है, जिनका नालंदा लैब है और मैक्स लैब है, इनको जो काम दिया गया था उसके तहत यहाँ पर अभी बीच में अभी और गिरफ्तारियां इनके बीच में देखने को मिल सकती है और पुलिस प्रशासन इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी और लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं, अभी और खुलासे होना बाकी हैं और ये दावा पुलिस अधिकारी की तरफ से किया जा रहा है कि जांच अभी इस मामले की जा रही है। तो ऐसे में आगे और लोग इसमें पाए जा सकते हैं जो कि इसमें शामिल रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 56 संक्रमित सामने आए हैं केस और 2 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 48 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 649 हो गई है। बीते कल 24,759 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस से एक मरीज की मौत हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, यहाँ पर प्रदेश में अब मामले जो हैं कोरोना के वो कम होते जा रहे हैं और ब्लैक फंगस से भले ही एक मौत जरूर हुई है, लेकिन ब्लैक फंगस के नए मामले और सामने नहीं आए हैं। पूरी जानकारी चाहेंगे, प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात उत्तराखंड के लिए राहत भरी ये है कि जो उत्तराखंड में अभी तक कोरोना से जो स्वस्थ हुए मामले हैं वो लगभग 3,27,606 मरीज जो है वो कोरोना को मात देकर अपने घर स्वस्थ होकर चले गए हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो कल का जो हेल्थ बुलेटिन का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से कल जो है उत्तराखंड में मरने वालों की संख्या मात्र 2 सामने आई है और जो अभी तक का जो पूरा आंकड़ा है वो लगभग 3,41,629 जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनका आंकड़ा हेल्थ विभाग ने जो है जारी किया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बाबा बंसीवाले की पहली पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा में हरिद्वार में जनसैलाब उमड़ पड़ा और हर की पौड़ी समेत तमाम घाटों पर बाबा बंसीवाले के भक्त नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद महाराज ने कहा कि बंसीवाले बाबा ऐसे समाज सेवी संत थे जिनके ओर से लगातार भंडारे चलाए जा रहे थे। ब्रह्मलीन बाबा बंसीवाले बाबा जी का जो संकल्प था, मुझे लगता है वह संकल्प भारतीय संस्कृति में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्प है और दरिद्र नारायण की सेवा, गरीबों की सेवा उनकी प्राथमिकता थी। बाबा बंसीवाले बाबा के द्वारा अन्न क्षेत्र, यज्ञ और कथा 3 उनके महत्वपूर्ण विषय थे। उन तीनों विषयों पर उनका अत्यंत रुझान रहता था, अत्यंत झुकाव रहता था। नैनीताल से करीब 15 किलोमीटर दूर बजून में बूढ़ा पहाड़ के पास सैलानियों की कार पर ऊंचे पहाड़ से बुलडोजर गिरने से एक पर्यटक की मौत हो गई है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार हरियाणा के दंपति अपने वाहन से नैनीताल घूमने जा रहे थे और तभी बजून के पास बूढ़ा पहाड़ की पहाड़ी से एक बड़ा बुलडोजर उनकी कार के ऊपर आ गिरा, जिससे कि कार चालक हनुमान तलवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी मीना तलवार गंभीर रूप से घायल हो गई।
हल्द्वानी जेल प्रशासन में तब हड़कंप मच गया जब कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और एक साथ 16 कैदी HIV संक्रमित पाए गए। HIV के इस विस्फोट से चिंतित स्वास्थ्य महकमे ने जल्द से जल्द कैदियों का इलाज शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें 15 पुरुष और एक महिला कैदी शामिल है। इन सभी 16 कैदियों का इलाज उनकी पहचान को गोपनीय रखकर किया जा रहा है। हाँ, ये हमारे यहाँ रूटीन प्रक्रिया है जांच करने की बंदियों की। जो भी नए बंदी आते हैं उनका HIV पॉजिटिव जांच करते हैं हम लोग। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है तो उसको फिर ART सेंटर वहाँ जाके उसका कंफर्मेशन कराते हैं। अभी यहाँ पर 16 लोग हैं जिसमें 15 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक महिला है, वो वेस्ट बंगाल से शायद रजिस्ट्रेशन है, उसकी दवा चल रही थी, उसने हम लोगों को बताया नहीं, इसलिए उसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ पुराने बंदी भी इसमें शामिल है? हाँ, 7 अभी नए हैं और 8 लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।